हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द बायोलॉजी क्लासेस। आज आपको पढ़ाते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इससे पहले आपने पिछले टॉपिक में रिस्पायरेशन पढ़ा था कि कैसे जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ह्यूमन बींग्स में, ऑर्गेनिज्म में हमारे वर्कआउट के लिए। आज हम पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आपने देखा जो बॉडी फ्लूइड्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, इंट्रासेलुलर as well as intercellular. The intracellular body fluid is called the cytoplasm inside the cell. The protoplasm has site in the form of the cytoplasm, in the form of the protoplasm, etc. This is the intracellular. And the intercellular body fluid is in the form of the tissue fluid, lymph, blood, etc. अब हमें ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन पढ़ना है, तो हम देखेंगे इस टॉपिक में कि व्हाट इज सर्कुलेशन। ये फ्लूइड है, इसका ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इंटरसेलुलर फ्लूइड का मींस इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर है। अब आते हैं टॉपिक में व्हाट इज सर्कुलेशन। हिंदी में कहते हैं परिसंचरण। द ट्रांसफर ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। जब प्लांट्स में देखते हैं तो सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, आपने देखा है वाटर ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन। लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेशन है इट इज बाय टू वेज, दो वेज के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है। इट इज कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वेल एज द लिम्फेटिक सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र। तो अभी हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र के बारे में। तो जो सर्कुलेशन है उसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो पदार्थों का ट्रांसफर हो रहा है, इट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। एंड द ऑर्गन्स रिस्पांसिबल फॉर दिस फंक्शन आर कॉल्ड द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स हैं इसके लिए जो रिस्पांसिबल, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। And the collection of the organs which perform a definite function, ऐसे सभी ऑर्गन्स जो एक परफेक्ट फंक्शन करते हैं, दे कॉल्ड द सिस्टम। इसी से बना है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो जो परिसंचरण अंग है वो सारे अंग मिलकर जब एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, पर्टिकुलर कार्य करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेशन में जो मटेरियल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का हो सकता है। तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आपको पता है यूनिट्स के रूप में रहते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में रहते हैं, अमीनो एसिड के फॉर्म में रहते हैं, फैटी एसिड के फॉर्म में रहते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का ट्रांसफर हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का हो सकता है, उत्सर्जी पदार्थ का। जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में हो सकते हैं, यूरिया के फॉर्म में हो सकते हैं, NH2 CONH2 यूरिया के फॉर्म में हो सकते हैं, एज वेल एज एमिनो एसिड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, क्रेटिन के फॉर्म में हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का ट्रांसफर हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का हो सकता है, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। गैसेस में O2 है, CO2 है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एज वेल एज किसका हो सकता है, यहाँ पर एंजाइम्स का हो सकता है, प्रोटीन्स का हो सकता है, प्रोटीन्स के अलावा किसका हो सकता है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो इकाई होती है न्यूक्लियोसाइड्स हो सकती है। इसमें
और क्या हो सकता है? Digested food materials, excretory materials, the gases, the enzymes, the protein, the nucleotides, the vitamins, as well as fatty acids, as well as the various type of harmful substance, as well as the antibodies, as well as the enzymes, as well as the proteins. इन सारे फूड मटेरियल्स का, अनवांटेड मटेरियल्स का, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का, गैसेस का, एमिनो एसिड्स का, एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का, सभी का ट्रांसफर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन, एंड द ऑर्गन्स रिस्पांसिबल फॉर दिस फंक्शन इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, एंड ऑल द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स व्हेन परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज द लिम्फेटिक सिस्टम. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र. रक्त परिसंचरण तंत्र. जैसे आप देखते हैं कि खेतों में आपको सिंचाई करनी है, प्रॉपर सिंचाई के लिए, प्रॉपर इरिगेशन के लिए हम क्या करते हैं? पाइपलाइन अगर बिछा दें, तो जब गार्डन में ऐसा करते हैं पाइपलाइन बिछा देते हैं और पाइपलाइन से जगह जगह पर आप क्या कर देते हैं? होल करके वहां पर नल फिट कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आपको वहां से पानी मिल सके. इसी तरह से पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, रक्त के प्रवाह के लिए, ताकि सारे फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, गैसेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच सके. इसके लिए जो वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, उसका नेटवर्क होता है. दे मेक द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. There is the network of the blood vessels in the body for this function. तो पूरा नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज का, वेन्स का होता है, इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द विलियम हार्वे. जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की थी? द साइंटिस्ट कॉल्ड विलियम हार्वे. विलियम हार्वे ने सबसे पहले खोजा. नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं. It is differentiated into the blood, next the blood vessels, हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिनियां, as well as the heart. तो 3 स्टेप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट. हम एक एक टॉपिक पढ़ते हैं. पहले हम ब्लड पढ़ेंगे, इसका ब्लड वेसल्स की स्टडी करेंगे और फिर हार्ट की स्टडी करेंगे. नाउ वी कम इनटू द टॉपिक ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है? अब जैसे आपसे कोई पूछता है रक्त क्या है तो आप बताएं लगते हैं कि लाल होता है और ये बॉडी में बहता रहता है, चोट लगने पर बाहर निकल जाता है. दिस नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द ब्लड. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म. बॉडी में 3 लेयर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. तो क्या है? इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तरल संयोजी ऊतक है. संयोजी ऊतक आपको पता है किसको कहते हैं? द टिश्यू विच ज्वाइंट्स द वन टू अनदर. जो एक से दूसरे को जोड़ता है वो क्या? कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स को आपस में क्या कर रहा है? अटैच्ड किए हुए. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एंड अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म. मेसोडर्म से अराइज हुआ है. एज वेल एज कैसा होता है? यहाँ पर जो pH मान होता है इसका अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है. इट मींस स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक है. एज वेल एज रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो रेड कलर का होता है, रेड कलर लिक्विड, रेड कलर. एज वेल एज विस्कस, शान होता है. नॉर्मल जो हमारा जैसे जो वाटर होता है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसे विस्कस कहते हैं. यहाँ पर टेंस होता है, जो डेंसिटी होती है वो 1.03 से 1.04 तक हो सकती है. तो स्लाइटली बेसिक है, रेड कलर्ड है, विस्कस है, टेंस है. एज वेल एज और इसकी क्या विशेषता है ब्लड की? अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म. एंड इन द ह्यूमन बॉडी it comprises approx 7 to 8% of the body weight.
किसी भी एनिमल का जो बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट का अप्रॉक्स 7 to 8% ब्लड होता है। अगर हमारा बॉडी वेट 60 kg है तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर, लीटर में उसको करते हैं कि ये लिक्विड है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर ब्लड ह्यूमन बॉडी में पाया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% बॉडी वेट का होता है एंड इट कंप्राइजेस द 1/13 एरिया ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो इतना एरिया कवर करता है। अब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, सभी में इनवर्टिब्रेट्स में केवल फाइलम किसमें, एनिलिडा में, जिसमें आर्थ्रोपॉड में केंचुआ पाया जाता है, उसमें रेड कलर का ब्लड होता है। इसके अलावा इन ऑल द वर्टिब्रेट्स ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब ब्लड के अलावा, हीमोग्लोबिन के अलावा एक और पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द हीमोसाइनिन। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में स्पेशली आप फाइलम आर्थ्रोपोडा में जब आते हैं तो आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, तो उसमें जो ब्लड होता है दैट इज हीमोसाइनिन। द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड द हीमोसाइनिन। इट इज ब्लूइश इन कलर, हल्के नीले रंग का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर। इसमें कॉपर आयंस होते हैं। जबकि हीमोग्लोबिन में रेड कलर होता है, ब्लड क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीम मीन्स ही आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ द हीम प्लस ग्लोबिन मीन्स आयरन प्लस ग्लोबिन मीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन एंड कंटेन्स द आयरन इन द फेरस स्टेट, बट इन द various organisms such as in the phylum Arthropoda the blood is not bright red color. Blood is colorless, also called the bluish in color, slightly bluish in color, and due to the presence of the hemosainin pigment. तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो हीमोसाइनिन पाया जाता है, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ब्लड की हमने ऑरिजिन देख ली, ब्लड का पीएच मान देख लिया, विस्कस होता है, डेंस होता है और स्लाइटली बेसिक होता है। अब ब्लड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। ब्लड को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट इज द प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड कॉर्पसेल्स। हिंदी में कहते हैं रक्त कणिकाएं, नॉट द ब्लड सेल्स। इट व्हाई? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स द न्यूक्लियस इज डीजेनरेटेड। न्यूक्लियस डीजेनरेट करेगा, सो इट इज नॉट कॉल्ड द सेल्स, दे आर कॉल्ड द ब्लड कॉर्पसेल्स। तो प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स में जो प्लाज्मा पार्ट है इट कंप्राइजेस द 55% ऑफ द टोटल ब्लड एज वेल एज द 45% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट द ब्लड कॉर्पसेल्स। तो 55% भाग जो ब्लड में होता है वो प्लाज्मा है। कैसा होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड एंड पेल येलो इन कलर, हल्के पीले रंग का होता है। जब भी कभी आपने किसी को ब्लड चढ़ते हुए देखा हो तो जो ब्लड की बॉटल चढ़ी रहती है, ऊपर लटकी होती है, उसमें जो ऊपर की तरफ लाइट येलो कलर का लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, दैट इज प्लाज्मा, और नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण ब्लड कॉर्पसेल्स से इकट्ठा हो जाते हैं, मेनली आरबीसी। तो आपको वो पार्ट ब्लड दिखाई देता है, तो वो ब्लड कॉर्पसेल्स से मेनली आरबीसी है। लेकिन जो ऊपर की तरफ आपको कैसा दिखाई दे रहा है, स्लाइटली पेल येलो लिक्विड दिखाई दे रहा है, वो ट्रांसलूसेंट भी होता है, नॉट एक्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता है। इट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज द लिक्विड पेल येलो लिक्विड एज वेल एज टोटल ब्लड का, टोटल प्लाज्मा का 91% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। इट कंप्राइजेस 91% वाटर एज वेल एज द 9% इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब मेनली लिक्विड 91% और 9% जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका हमें एक कंपोजिशन पढ़ना है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट। अगर हम इनऑर्गेनिक फॉर्म देखते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में in inorganic form the NaCl means sodium chloride, the NaSCO3 means sodium bicarbonate, as well as the sulfate,
बाइकार्बोनेट, आयोडाइड एंड फास्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो प्लाज्मा में जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, as well as the sulfate, bicarbonate and iodide of the calcium, magnesium and potassium। इतने सब्सटेंस इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म के बाद प्लाज्मा के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखते हैं, जो मेनली होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है प्लाज्मा में, देखते हैं हम यहाँ पर। ऑर्गेनिक पार्ट mainly in the organic part the plasma protein, now the 4 types of plasma protein are present in the plasma in the organic form। कौन कौन सी है इसमें? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्राम्बिन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्राम्बिन as well as albumin and globulin, these are all the plasma proteins। the fibrinogen and prothrombin they are used in the blood clotting। ये दोनों प्रोटीन किस में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। as well as the albumin is the most abundant protein and smaller protein, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे छोटे पार्टिकल वाली प्रोटीन होती है एल्बुमिन। और क्या करते हैं? मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। एज वेल एज ग्लोबिन इज द ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। लीनियर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, तो इट इज द ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन विच आल्सो मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो fibrinogen and prothrombin is responsible for the blood clotting as well as albumin and globulin both important for maintaining the osmotic pressure, in which the albumin is the most abundant and small protein present into the plasma। वैसे भी ओवल एल्बुमिन के नाम से एग में पाई जाती है, आप सबको पता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें कौन सा पार्ट? गैसेस, जो ऑर्गेनिक पार्ट है। गैसेस के फॉर्म में ऑक्सीजन हो सकती है, इज द गैसेस O2, CO2 and नाइट्रोजन, एज वेल एज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के फॉर्म में हो सकता है यहाँ पर अमोनिया, एमिनो एसिड्स, यूरिया, क्रेटनिन एटसेट्रा। इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स के रूप में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स के रूप में यहां पर हो सकते हैं फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा। एज वेल एज a special type of substance is present in the plasma which is called the heparin। heparin is a polysaccharide, एक carbohydrate है which is also called the anti-clotting factor, anti-clotting substances which are synthesized into the liver। लीवर में synthesize होता है हमारा हेपेरिन, क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है, इट इज एन पॉलीसैकेराइड। और क्या फंक्शन इसका? इट मेंटेन्स द लिक्विड नेचर ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स।
तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोगुलेट करने से रोक रहा है, इसलिए एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड है, सिंथेसाइज होता है लीवर में और कहाँ जाता है, यहाँ पर प्लाज्मा में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। फिर इसके बाद इम्यूनोग्लोबिन, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर मेकिंग द एंटीबॉडी यूज्ड फॉर इम्यूनिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब ये बहुत तरह के हो सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन ई हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं वेरियस टाइप के। तो क्या क्या था यहाँ पर, प्लाज्मा प्रोटीन थी, गैसेस थी, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल थे, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल थे, हेपेरिन नामक सब्सटेंस था, क्लॉटिंग प्रोटीन थी, इम्यूनोग्लोबिन थी। इतने तरह के सब्सटेंस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद प्लाज्मा के फंक्शन के बाद हम आते हैं किसमें, ब्लड कॉर्पसेस। The 45% of part in the blood comprises the blood corpuscles and it is collectively called the hematocrit. कलेक्टिवली मिलाकर इसको क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट कहते हैं। केवल जो फ्लोट करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर प्लाज्मा में जितनी भी कॉर्पसेल्स फ्लोट करती हैं सबको कलेक्टिवली हेमाटोक्रिट कहते हैं। 45% पार्ट बनाती है ब्लड का। अब इसमें हम आते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स में कि ब्लड कॉर्पसेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स। दिस इज द आरबीसी, द सेकंड वन इज द डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज द ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम ब्लड कॉर्पसेल्स की स्टडी करते हैं, हम प्लाज्मा की स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आरबीसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कॉर्पसेल्स इन द एनिमल्स इज द आरबीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरबीसी? दिस इज कॉल्ड द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स and the another name of the RBC is called the also called the erythrocytes। क्या कहते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में अगर आरबीसी के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे तो आरबीसी का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी काउंट, कितनी संख्या होती है, कितने नंबर होते हैं। द आरबीसी इज वेरी 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 माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड अप्रोक्सीमेटली इट कंप्राइजेज द 99.9% ऑफ टोटल ब्लड कॉर्पसेल्स। जितनी भी ब्लड कॉर्पसेल्स हैं पूरे ब्लड में, उसकी 99.9% पार्ट आरबीसी बनाते हैं एंड द अप्रोक्सीमेट देयर काउंटिंग इज 45 लाख टू 55 लाख पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर आयतन में अप्रोक्सीमेटली 45 लाख से 55 लाख आरबीसी होती है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा काउंटिंग है। 45 लाख से 55 लाख आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में पाई जा रही है। और इसमें जो आरबीसी हैं, इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, ब्लड की 1 ड्रॉप में, 1 बूंद में, अभी आपने देखा कि 45 लाख से 55 लाख 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में, और 1 ड्रॉप ब्लड में 26 करोड़ आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी प्रेजेंट, आप समझ सकते हैं कि 1 ड्रॉप में 26 करोड़ आरबीसी है। एज वेल एज इन द ह्यूमन ब्लड, टोटल ब्लड में द नंबर ऑफ आरबीसी इज वेरी वेरी मच मोर, अप्रोक्सीमेटली 2.5 into 10 to the power 13। असंख्य आरबीसी, इनन्यूमरेबल, आप काउंट नहीं कर सकते हैं इन टोटल ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आरबीसी के हम काउंटिंग के बाद शेप में आते हैं कि आरबीसी का शेप कैसा होता है। साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोन से देखना पड़ता है, और जो शेप है
दिस इज द शेप ऑफ द आरबीसी। फिजिक्स आपने पढ़ी है, दिस इज द शेप का बाई कॉनकेव, हिंदी में कहते हैं उभयावतल, इज द बाई कॉनकेव एंड ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस यहाँ पर इनिशियल स्टेज में पाया जाता है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो डेवलपिंग आरबीसी में न्यूक्लियस एज वेल एज द सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स मींस कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा सब डिजेनरेट कर जाते हैं। तो बाइकॉन्केव होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। केवल एक एग्जांपल है कैमल, एक्सेप्शन है कैमल। ऊंट में जो आरबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी में बाइकॉन्केव है, ई न्यूक्लिएटेड माने केंद्रक विहीन है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब डेवलपिंग स्टेज में सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। जब सेल ऑर्गेनेल्स लॉस्ट हो जाते हैं इसीलिए यहाँ पर आरबीसी के अंदर जो स्पेस बन जाता है दैट स्पेस कंटेन्स द हीमोग्लोबिन। आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, इट इज मेड अप ऑफ द हीम प्लस ग्लोबिन। इट इज ए ऑक्सीजन कैरियर एज वेल एज द गैसेस कैरियर substance called the hemoglobin which contains the heme is iron as well as globin is a type of the globular protein which is present inside the RBC and the structural protein inside the RBC is called the stromatin. This is the stromatin. This is the structural protein in आरबीसी। अब हम हीमोग्लोबिन में आते हैं। ऑक्सीजन कैरियर है, हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। अब जो हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है तो देयर आर 27 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। कितने, अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इनटू द स्ट्रोमेटिन प्रोटीन ऑफ आरबीसी, अरेंज्ड इन स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। एक आरबीसी के अंदर जो स्ट्रोमेटिन प्रोटीन होती है उसमें 27 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं इन सिंगल आरबीसी। अब आपने अभी देख लिया, इसका शेप देख लिया, इसकी काउंटिंग देख ली, इसका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर देख लिया, एज वेल एज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज मेनली प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरियर या CO2 कैरियर, एज वेल एज एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विच इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीसी होती है और लॉट ऑफ आरबीसी है, सभी के अंदर एंजाइम होगा इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन RBC and it is the most abundant enzyme। अब अभी तक हमने RBC के बारे में जनरल स्ट्रक्चर देखा। अब RBC का फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द RBC? Because the RBC contains the hemoglobin, the oxygen carrier, that is the main function of the RBC to transport the gases। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, the hemoglobin is the iron molecule attached to the globin protein as well as when it combines with the oxygen, it makes the temporary unstable compound which is made by the hemoglobin and oxygen which are reversibly is called the oxyhemoglobin। It means 4 oxygen molecules attached with the hemoglobin and it is the porphyrin ring। जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, उसी तरह से हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अंदर आयरन पाया जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इस एक मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन से कंबाइन करता जाएगा और इट इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन
एंड इट इज ब्राइट रेड इन कलर। अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ब्राइट रेड होता है, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन व्हेन द हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द लॉट ऑफ ऑक्सीजन इट मेक्स द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन द ब्लड बिकम्स रेड। इसी कारण से रक्त लाल दिखाई देता है। इसका मतलब है अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, तो जो हमने कल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन अगर जो है लंग्स में नहीं आ रही है, लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारा जो ब्लड है वो ब्राइट रेड दिखाई नहीं देगा और ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा तो हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, विदाउट एनर्जी की हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं आरबीसी में। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि आरबीसी का फंक्शन पढ़ने के बाद कि आरबीसी की अगर डेफिशिएंसी हो जा रही है और अगर एक्सेस हो जा रही है, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी की यहाँ डेफिशिएंसी हो रही है कि एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर लॉस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी की कमी हो जा रही है, या लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जा रही है तो क्या होगा। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बताया था, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। हमारे 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर 12 ग्राम से कम हो रहा है हीमोग्लोबिन की मात्रा, इट मींस क्या है, एनीमिया। द लॉस ऑफ आरबीसी एट हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड द एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्तक्षीणता। तो रक्तक्षीणता का मतलब है कि हमें यहाँ पर आरबीसी की काउंटिंग कम हो गई है, और या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई। हीमोग्लोबिन कम कब हो जाता है, जब हम आयरन रिच फूड नहीं खाते हैं। तो इसीलिए जितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं, या फिर पालक, मेथी वगैरह ऐसी वेजिटेबल्स दी जाती हैं ताकि आयरन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में पहुँचे। जब आयरन पहुँचेगा तो आयरन जो है ग्लोबिन से मिलकर क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी कमी हो जाएगी आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की, या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दोनों सारी कंडीशंस में यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया को हम रक्तक्षीणता कहते हैं। एज वेल एज द एक्सेस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी की संख्या बहुत कम, बहुत अधिक हो जाए, सो आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा, इट इज आल्सो वेरी डेंजरस, इट इज कॉल्ड द पॉलीसाइथीमिया। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आयरन खाएं और अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन बन जाए, ज़्यादा आरबीसी बनेंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। द एक्सेस ऑफ आरबीसी लीड्स टू द पॉलीसाइथीमिया। आप सोचिए, व्हेन द लॉट ऑफ आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बनेंगे या बहुत ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन बनेंगे, तो दे एब्जॉर्ब्स मोर एंड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। तो जरूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड से क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब जरूरत से ज़्यादा ब्लड से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम है, आप ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, आपके घर में लेटे रहते हैं, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। मोटापे के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉलीसाइथीमिया में लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस एनर्जी आपके चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर निकलेगी। लोग कहेंगे कि बहुत जो है चिड़चिड़ा व्यक्ति है, हर समय लड़ता रहता है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ आरबीसी का इफेक्ट है। तो अगर आरबीसी की संख्या कम हो जा रही है तो एनीमिया, संख्या ज़्यादा हो जा रही है तो पॉलीसाइथीमिया। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml में। अब इसके बाद एक आता है सिकल सेल एनीमिया। एक तो सामान्य एनीमिया है, एनीमिया या तो हीमोग्लोबिन के लॉस से होता है या आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, आपने नाम सुना है, सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में कहते हैं हसियाकार रुधिराणु। क्या कहते हैं, हसियाकार रुधिराणु। ये एक जेनेटिकल डिसीज है जिसमें हमारा जो आरबीसी का शेप है वो आरबीसी का शेप सिकल्ड हो जाता है, जैसे हंसिया होती है। अब ये जो आरबीसी का जो शेप सिकल्ड हो जा रहा है तो ये एक म्यूटेशन है। आप हमारी जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स द 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एज वेल एज 2 बीटा चेन्स। तो अमीनो एसिड्स की जो चेन्स होती हैं उसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो सिकल सेल एनीमिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द म्यूटेशन
एक उत्परिवर्तन हो गया, परिवर्तन जेनेटिकल हो सकता है कि किसी हार्मफुल जो केमिकल के थ्रू हो सकता है, या तो अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू हो सकता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन 6th पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑफ बीटा चेन। जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, उसमें 6th पोजीशन पर जो एमिनो एसिड है वो म्यूटेट हो गया, और जो म्यूटेट हो गया यहाँ पर तो क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड, इसमें एक एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। एक एमिनो एसिड होता है वेलिन, वो ग्लूटामिक एसिड नामक एमिनो एसिड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और इसके कारण से डिसीज उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया, दिस इज अ जेनेटिकल डिसीज। और इसमें क्या होगा, जब सिकल्ड हो जाएंगे हमारे आरबीसी, तो दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट द गैसेस, तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो निश्चित वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस आ जाएगी तो ऐसा व्यक्ति कभी बहुत हार्ड वर्कर नहीं हो सकता, हमेशा उसको वीकनेस लगती रहेगी, कमजोर रहेगा, और उसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नाउ द थर्ड डिसीज इज कॉल्ड द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज आल्सो जेनेटिकल डिसीज। क्या है थैलेसीमिया में, इट इज अ जेनेटिकल डिसीज, is the genetical disease due to loss of अल्फा और बीटा चेन। जो हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा चेन है, उसमें अल्फा या बीटा चेन किसी का भी लॉस होने से जो डिसीज उत्पन्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होगा, जब अल्फा बीटा चेन लॉस हो जाएगी, उसके कारण से आरबीसी नहीं बनेंगे, और जब आरबीसी बनेंगे भी दैट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को थ्रू आउट लाइफ ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो थैलेसीमिया इज ऑफ टू टाइप्स, द थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया माइनर। तो माइनर कंडीशन चूंकि रिसेसिव कंडीशन होती है, उसमें तो व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो यहाँ पर थैलेसीमिया मेजर डिसीज होती है, उसमें पूरी लाइफ तक उस बच्चे को, उस व्यक्ति को हमें ब्लड देना पड़ता है हर 15 से 20 दिन में, क्योंकि उसमें खुद की आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ द अनदर डिसीज कॉल्ड द माइक्रोसाइटिक एनीमिया। These are the types of anemia, microcytic anemia. This is the curable disease caused due to deficiency of iron and vitamin B12. आयरन और विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके कारण से जो डिसीज होती है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक और है डिसीज इज द पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया भी क्योरेबल है। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, एक सब्सटेंस है फोलिक एसिड, विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, दैट इज कॉल्ड द पर्नीशियस एनीमिया, as well as hemolytic anemia. These are the various types of the anemia, in which the most dangerous is called the thalassemia as well as the sickle cell anemia. तो hemolytic anemia क्या है, यहाँ पर due to absence of एंजाइम, एक एंजाइम की absence से ऊपर लिख दे रहे हैं, ड्यू टू absence ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की एब्सेंस के कारण से जो एनीमिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द हेमोलिटिक एनीमिया। इसके पहले आपको पर्नीशियस बता दिया मैंने, थैलेसीमिया बता दिया, जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें अल्फा या बीटा चेन ही लॉस हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया बता दिया आपको, जिसमें यहाँ पर जो 6 पोजीशन का, जो बीटा चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन, द म्यूटेशन के कारण हो रहा है।
एज वेल एज एनीमिया, सिंपल लॉस ऑफ द हीमोग्लोबिन एज वेल एज द आरबीसी। किसी कारण से हो सकता है, जैसे मलेरिया हो जाता है तो हमारे आरबीसी पर ही अटैक करते हैं, मलेरिया के जो पैथोजेंस होते हैं उसके कारण से हो सकता है। टाइफाइड हो जाता है तो उसके कारण से हमारा हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है। हर कंडीशन में हम कहते हैं क्या हो गया, एनीमिया हो गया है, और एनीमिया को हम इजीली टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट में। अब इसके बाद आरबीसी का हम पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइसिस की, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। Formation of RBC. Now the formation of RBC takes place into the mainly कहाँ होता है, लीवर में होता है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एज वेल एज बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में किसमें, लॉन्ग बोन्स में, as well as in the sternum, as well as in the ribs, and the life span of the RBC, जो लाइफ स्पॉन है कितना होता है, लाइफ स्पैन इज 90 to 120 डेज। 90 से 120 दिन में हमारी आरबीसी अपने आप लॉस्ट होती रहती हैं और न्यू आरबीसी फॉर्मेशन होता रहता है। इट मीन्स अगर हम किसी को 3 से 4 माह में एक बार ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे आरबीसी का लाइफ स्पॉन ही 90 से 120 दिन है। 3 से 4 महीने बाद ऑटोमेटिक हमारी ओल्ड आरबीसी का लाइफ स्पैन पूरा हो गया, वो डेड होती रहेंगी और न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो आप देखते हैं कि हमारी एक ड्रॉप ब्लड में 27 से 28 करोड़ आरबीसी होते हैं। इट मीन्स जो मिलियंस ऑफ आरबीसी आर फॉर्म्ड इन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में मिलियंस ऑफ आरबीसी बन रहे हैं और ओल्ड मिलियंस ऑफ आरबीसी क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। जो इसका ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड का मतलब कहाँ पर ये डैमेज हो रही है। जब आरबीसी का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो इसका जो ग्रेवयार्ड माना जाता है वो स्प्लीन को माना जाता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं। तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी वेयर द डेड एंड डैमेज्ड आरबीसी आर ब्रोकन डाउन। तो क्या होता है आरबीसी का, जब आरबीसी का डैमेज होता है हमारी डिसीज के कारण हो सकता है किसी, या फिर लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद, तो जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज डिकम्पोज्ड इनटू द हीम एज वेल एज ग्लोबिन। अब हीम और ग्लोबिन में क्या होता है, डिसोसिएट हो गया। नाउ द हीम, द सम पार्ट ऑफ द आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द न्यू आरबीसी। कुछ पार्ट इसका न्यू आरबीसी फॉर्मेशन काम आएगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आयरन इज रिलीज्ड आउट वाया द बाइल जूस इन द फॉर्म ऑफ द बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन इन द लीवर। हमारा लीवर में जो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन सब्सटेंस बनते हैं ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द हीम, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीम, एंड इट इज येलो इन कलर। येलो कलर के होते हैं ये, दीज आर कॉल्ड द बाइल पिगमेंट्स, और ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं येलो कलर के होते हैं, एंड रिलीज्ड वाया द बाइल जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें पहुंचा दिए जाते हैं। अदरवाइज if the liver is not function well, the bile pigments are released या spread into the blood, that is called as jaundice। अगर बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस के द्वारा नहीं भेजा जाएगा तो पूरी बॉडी में हमारे ये बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन पिगमेंट फैल जाएंगे, और चूंकि येलो कलर के होते हैं इसलिए उसको क्या नाम देंगे, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस तभी माना जाएगा जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि लीवर ने हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट का ठीक से डिकम्पोजिशन नहीं किया। अब बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन के रूप में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे ये सब्सटेंस लार्ज इंटेस्टाइन, वेरियस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन सब्सटेंस पहुंचा है, इस बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन सब्सटेंस को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं।
इट इज कन्वर्टेड इनटू द यूरोबिलिनोजन बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के द्वारा यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो गया और यूरोबिलिनोजन के फॉर्म से ये सम पार्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इंटर्स इनटू द ब्लड। कुछ पार्ट इसका कहाँ कन्वर्ट हो गया, ब्लड में आ गया। दैट इज कॉल्ड द यूरोबिलिन। किस में कन्वर्ट हुआ, यूरोबिलिन में। एंड दैट इज एक्सक्रीटेड आउट वाया द यूरिन, और ये यूरिन से सही से बाहर निकल गया, क्योंकि ब्लड में आएगा तो ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होगा, अभी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल जाएंगे, तो यूरोबिलिन के फॉर्म में यूरोबिलिनोजन का कुछ पार्ट निकल गया। नाउ द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द, किस में कन्वर्ट होता है, हमारे एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स होते हैं उसमें एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं स्टरकोबिलिन। स्टरकोबिलिन फ्रॉम एनस, जो उत्सर्जी पदार्थ के साथ जो हीमोग्लोबिन में हीम के डिकम्पोजिशन से सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टरकोबिलिन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउल स्मेल ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसी कारण से जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा, नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं, इजेस्टेड पार्ट, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से जो पार्ट बाहर आ रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकल रहा है, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में जो स्मेल होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टरकोबिलिन। ये जो स्टरकोबिलिन सब्सटेंस होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द हीम। तो आपने देखा कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यंग स्टेज में, और एडल्ट स्टेज में बोन मैरो में हो रहा है। बोन मैरो के अलावा कहाँ, रिब्स में हो रहा है, स्टर्नम में हो रहा है। और जो इसका जो लाइफ स्पान 90 से 120 दिन होता है। इसके अलावा जो उसका डिकम्पोजिशन होता है मेनली वो ग्रेवयार्ड, किसको माना गया, स्प्लीन को माना गया। स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा आरबीसी को, और इसके अलावा डिकम्पोज करते रहते हैं जैसी संख्या ज़्यादा हो जाती है। और ये डिकम्पोजिशन में कौन कौन से मटेरियल बनते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं इसमें आरबीसी के बाद दूसरे पार्ट में डब्ल्यूबीसी। एक क्वेश्चन कभी कभी आरबीसी के बारे में और पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन, जैसे हम हिल्स में जाते हैं, ऑन गोइंग टू द हिल्स द कलर बिकम मच मोर फेयर। जैसे हम हिल्स में जाते हैं तो 2-4-10 दिन के में हमारा जो कलर होता है वो फेयर हो जाता है, थोड़ा सा गोरे लगने लगते हैं, दिखने लगते हैं। या जो भी माउंटेनियर पर्सन्स जो होते हैं, हिली पर्सन्स जो होते हैं, वो मोस्टली हम लोग के कंपैरिजन में ज़्यादा गोरे होते हैं। क्यों गोरे होते हैं कि जो नॉर्मली जो आरबीसी काउंट है उनमें ज़्यादा होता है। क्यों होता है, व्हेन यू गोस इनटू द एल्टीट्यूड, जैसे आप हिल्स पर जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, तो एल्टीट्यूड हाइट पर जाते हैं, तो क्या होगा कि देयर इज द एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ड्यू टू द लो एयर प्रेशर इन द हिल्स, जब हिल्स में एयर का प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, द नंबर ऑफ आरबीसी बिकम्स मल्टीप्लाइड, बहुत तेजी से आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। व्हाई, टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो लो प्रेशर है तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारी आरबीसी क्या नहीं कर पा रही, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही टू मेक द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो उस कारण से आरबीसी की काउंटिंग बढ़ती है कि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी ताकि एयर से ज्यादा ऑक्सीजन हम क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि आप ज़्यादा गोरे दिखाई पड़ेंगे, रेडनेस दिखाई पड़ेगी आपकी गालों में। इसीलिए जो माउंटेनियर पर्सन्स होते हैं हम लोग कंपेरिजन को ज़्यादा गोरे दिखाई देते हैं। तो एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो ये फिनोमेना होता है। हम आते हैं इसमें डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पूरा नाम आपको पता है, किसका था, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेंस। एक्चुअली व्हाइट ब्लड कॉर्पसेंस भी कहते हैं तो, और ये कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं। नॉर्मल इन्हें कलरलेस कहना चाहिए, व्हाइट नहीं कहना चाहिए, लेकिन नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेंस। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसेंस इसलिए कहा था क्योंकि वास्तव में हीमोग्लोबिन के कारण वो रेड कलर दिखता है, वो जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेंस आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स। एक और नाम है आरबीसी का, जैसे दूसरा नाम था एरिथ्रोसाइट्स, उसी तरह से इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स हैं तो कैसे होते हैं, ये अमीबॉइड नेचर के होते हैं। अमीबॉइड नेचर आपको पता है कि इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, एज वेल एज
साइज क्या होता है, मच मोर देन द आरबीसी, आरबीसी साइज बड़ा होता है, शेप अम्बोइड हो गया, इरेगुलर हो सकते हैं, एज वेल एज कंटेन्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए डिफरेंस आरबीसी से, वहां न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ न्यूक्लियस है, वो एक डेफिनेट शेप था बाइकॉन्केव, यहाँ पर इरेगुलर है, ओनिक्वाइड है, एज वेल एज, और क्या स्पेशल रोल है आरबीसी का कि वहां पर वो ऑक्सीजन या गैसेस कैरियर का काम कर रहा था आरबीसी, यहाँ पर ये क्या है, दे हेल्प इन द फैगोसाइटाइजेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको फैगोसाइटाइज करते हैं, भक्षण करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए हमको क्या देते हैं यहाँ पर, ये इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं डब्ल्यूबीसी। अब इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो काउंटिंग है इसकी, इट इज द 5000 टू 9000 पर मिलीमीटर की, जो आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000 प्रति मिलीमीटर की होती है। आप देख रहे हैं कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू आरबीसी। अब फीमेल और मेल्स में संख्या थोड़ी बहुत वेरी करती है, मोस्टली 5000 से 9000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को यहाँ पर दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। तो WBC is divided into the two parts। तो एक तो न्यूक्लियस के बेस पर किया गया केंद्र के आधार पर, दूसरा अंतःकोशिकीय पदार्थों के आधार पर। इट इज कॉल्ड द ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एज वेल एज एग्रेनुलोसाइट्स। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर कणिकामय या कणिका युक्त WBC। और ये कैसी है, एक ग्रेनुलोसाइट माने कणिका विहीन। इसका जो कोशिका द्रव्य है वो कैसा है, बिल्कुल स्वच्छ है। तो इसका कोशिका द्रव्य कैसा है, ग्रेन्यूल्स युक्त दानेदार है, ये कणिका विहीन WBC है। अब जो दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया, नाउ द ग्रेनुलोसाइट्स इज ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स के हैं, दैट इज कॉल्ड द एसिडोफिल, बेसोफिल as well as neutrophil। Acidophil, basophil and neutrophil। Now the acidophil is also called the eosinophil। eosinophil 2 to 4% होते हैं फुल WBC का, कितना 2 से 4%। एसिडिक नेचर की जो ईओसिन डाई है, दे एब्जॉर्ब द ईओसिन डाई, ईओसिन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड सो दे आर कॉल्ड द ईओसिनोफिलिया। अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तभी इसको कहते हैं ईओसिनोफिलिया, नॉट इसनोफिलिया। ईओसिनोफिलिया से बना है ईओसिनोफिलिया। एंड देन व्हाट इज द फंक्शन, दे हेल्प इनटू द एलर्जी, एलर्जी में हेल्प कर रहे हैं, एज वेल एज हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी अति संवेदनशीलता, एज वेल एज इम्यूनिटी, तीनों चीजों में हेल्प करते हैं। एलर्जी में, एलर्जी और एनर्जी में अंतर है। एनर्जी में ताकत होती है, एलर्जी क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम किसी भी सब्सटेंस के प्रति अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेशन जब दिखाता है, तो वो सेंसेशन पिंपल्स या दाने के रूप में प्रकट होता है, रेड स्पॉट के रूप में प्रकट होता है, दैट इज कॉल्ड द एलर्जी। तो एलर्जी में, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी तीनों में अपना रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसिडोफिल। नाउ द बेसोफिल, they make the 0.5 to 2% of the total WBC, as well as the nucleus is S-shaped, S-shaped nucleus, as well as they secrete the substance called the heparin, as well as histamine, as well as serotonin. These are the substances secreted by the mast cells
जो मास्ट सेल्स होती हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, उसके द्वारा सिक्रीट होती हैं, और ये मास्ट सेल्स से सिक्रीट होकर कहाँ जाती हैं, ब्लड में आ जाती है। जो फंक्शन वहाँ पर था वही फंक्शन यहाँ पर है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द बेसोफिल, तो बेसोफिल नाम क्यों रखा गया, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द बेसिक डाई कॉल्ड द, कौन सी डाई, मैथिलीन ब्लू, ये मैथिलीन ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मैथिलीन ब्लू। एस शेप न्यूक्लियस होता है, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, एज वेल एज दे हेल्प इनटू द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में प्रदाह कहते हैं। अगर कहीं पर हमको चोट लग गई है तो आसपास की ब्लड वेसल्स लॉट ऑफ जो है लिक्विड कलेक्ट करती हैं और उस जगह पर पहुंचाती है, जिसके कारण से वो पर्टिकुलर एरिया हमारा कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है, और वहां पर बहुत सारा टिश्यू पे जो लिम्फ पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन। इसको प्रदाह कहते हैं, जिसके कारण से जलन होती है और हमारे शरीर में यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन का मतलब है हमारी चोट तेजी से ठीक होने वाली है। नाउ बेसोफिल के बाद हम आते हैं न्यूट्रोफिल। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% पार्ट ऑफ द WBC इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स। ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही कलर की डाई को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए नाम पड़ा है न्यूट्रोफिल यहाँ पर। और जो मेन फंक्शन होता है उसमें फंक्शन है फेगोसाइटाइजेशन, फेगोसाइटाइज करना। भक्षण की क्षमता होती है, तेजी से भक्षण करते हैं सब्सटेंस का। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल्स। तो ये पॉलीमार्फोन्यूक्लियर होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर एक से अधिक शेप के अपने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सब्सटेंस के बाद जो हमारा जो न्यूट्रोफिल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फेगोसाइटाइज का फंक्शन है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, भक्षण की क्षमता होती है, एज वेल एज दे आर फॉर्म्ड बाय द आल्सो कॉल्ड द ड्रमस्टिक इन द फीमेल्स। एंड ड्रमस्टिक इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्स न्यूक्लियस। जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम के डिकम्पोजिशन से एक सब्सटेंस बनता है जिसका ड्रमस्टिक फीमेल में पाया जाता है, और ये फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर हम आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। आफ्टर द 3 cell organ cells they come into the A granule, कणिका विहीन WBC. There are 2 types. These are called the lymphocytes as well as monocytes. Now, what is the function of lymphocyte and monocytes? The lymphocytes are responsible for the antibody synthesis. बॉडी शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को नष्ट करने के लिए, एंटीजन से प्रोटेक्शन देने के लिए जो सब्सटेंस बनते हैं, इट्स कॉल्ड द एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी फॉर्मेशन के जो फंक्शन है वो लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है, डिस्कवर्ड बाय द एमिल वॉन बेरिंग। एमिल वॉन बेरिंग द्वारा ये डिस्कवर किया गया। लिम्फोसाइट्स मेन फंक्शन है क्या करना, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। नाउ इनटू द मोनोसाइट्स। The lymphocytes comprises the 20 to 30% of the total WBC. Now, monocytes they comprises the 2 to 10% of the total WBC. 2 से 10% भाग बनाते हैं। और these are the कहे की क्षमता होती है फेगोसाइटाइजेशन, फेगोसाइटिक फंक्शन, भक्षण की क्षमता होती है। हार्मफुल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, फेगोसाइटाइज कर सकते हैं, बहुत तेजी से यहाँ पर ये ट्रेवल करते हुए पूरी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ा करते हैं। तो WBC इज ऑफ 5 टाइप्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर द 2 पार्ट्स ऑफ द ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो अगर आप WBC को अलग अलग देखें तो टोटल सबका जो इनॉल फंक्शन होता है वो इनॉल फंक्शन होता है क्या देना, बॉडी को इम्यूनिटी देना, एंटीबॉडी बनाना, हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्शन देना या शरीर की सुरक्षा करना। तो टोटल फंक्शन इसका है यहाँ पर क्या करना, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी।
प्रोटेक्शन ऑफ शरीर की सुरक्षा। अब जो लाइफ स्पॉन होता है यहाँ पर WBC का, तो लाइफ स्पॉन अलग अलग होता है। यहाँ पर 1 to 4 डेज हो सकता है, अप टू 10 डेज हो सकता है, या अप टू मंथ्स हो सकता है। तो लाइफ स्पॉन सभी का अलग अलग है। यहाँ पर फंक्शन आपको पता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। एसिडोफिल की संख्या जैसी बढ़ती है इओसिनोफिल की, दैट इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया। ये प्रूव करते हैं कि किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है। जब भी किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की संभावना होती है तो इओसिनोफिल की संख्या काउंट बढ़ जाता है। तो एसिडोफिल, बेसोफिल यहाँ पर हिपेनोहिस्टामिन सेरोटोनिन सीक्रेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पांसिबल पदार्थ प्रतिक्रिया के लिए। मैंने आपको बताया कहीं चोट लगने पर वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स में सप्लाई बढ़ जाती है तो लॉट ऑफ लिक्विड कलेक्ट होता है, लिम्फ सीक्रेट होता है। इसके अलावा वहाँ पर रेडनेस आ जाती है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जा रही है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इसी कारण से हमको क्या होता है, यहाँ पर हल्का सा बुखार भी आता है। क्यों? क्योंकि जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को हमें फेगोसाइटाइज करना है, यहाँ पर खत्म करना है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्मफुल पैथोजन क्या होंगे, नष्ट होंगे, इन्फ्लेमेशन। और जो न्यूट्रोफिल है वो फेगोसाइटिक फंक्शन होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है। इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम के डिवीजन से बना हुआ है। जो लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, तो यहाँ पर आप इसमें देखते हैं जो मोनोसाइट्स हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो रेनिफॉर्म होता है। तो रेनिफॉर्म किडनी शेप या फिर सेमिल्यूलर अर्धचंद्राकार न्यूक्लियस जो है वो किसकी पहचान है, मोनोसाइट की पहचान है। ये एग्रेनुलोसाइट के दो पार्ट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन और फंक्शन WBC का हो गया। यहाँ पर क्या देना, शरीर को प्रोटेक्शन देना। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर TLC एंड DLC। अब इसका जो फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन यहाँ पर देयर 2 टाइप्स ऑफ द T lymphocytes and B lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes। अगर ये थाइमस ग्लैंड में फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द T lymphocytes, and the lymphocytes which is produced into the bone marrow is called the B lymphocytes। अब इनका फंक्शन बाद में इम्यून सिस्टम अलग से पढ़ते हैं। अब एक टॉपिक आता है यहाँ पर TLC एंड DLC। What is TLC and DLC? This is the total leukocyte count. Total leukocyte count। हमारे ब्लड में टोटल WBC कितनी है। आप जब भी बीमार होते हैं डॉक्टर कहता है क्या TLC DLC करा लीजिए, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इन द ब्लड इज कॉल्ड द TLC। इन सब का काउंट टोटल, एज वेल एज DLC इज आल्सो कॉल्ड द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इज द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। व्हाट डू मीन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट? द वेरियस सेल ऑर्गन्स, ये जितने भी पार्ट हैं, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द WBC अलग अलग सेपरेट कितने, TLC में एसिडोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, मोनोसाइट्स कितने हैं, इन सब की जो अलग अलग संख्या है दैट इज कॉल्ड द TLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट। तो TLC DLC जो ब्लड से होती है उसको देखकर हम किसी डिसीज का आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि DLC जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है उसकी काउंटिंग जो अलग अलग है उससे डॉक्टर इमेजिन कर लेते हैं, उससे प्रूव कर देते हैं कि किस हार्मफुल पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है और आपको कौन सी डिसीज है और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन और कौन कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो अभी आपने RBC पढ़ लिया, RBC के बाद WBC पढ़ लिया, WBC के बाद जो ब्लड प्लेटलेट्स, हम इसके बाद आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स के बाद फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, थैंक यू।